आज हम समझेंगे पी रेशो को, जो कि एक वैल्यूएशन रेशो है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इन्वेस्टिंग में किया जाता है। बिना इस पी रेशो को समझे, बिना इस पी रेशो को देखे आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक स्टॉक है जिसकी प्राइस कुछ दिन पहले 100 रुपीज़ थी और अभी वो स्टॉक 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इस प्राइस को देख के आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक बहुत सस्ता है। या फिर कोई स्टॉक कुछ दिन पहले 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, अभी उस स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज़ हो गई है। तो आप बोलोगे 50 से 100 रुपीज़ गया है, इसकी प्राइस बहुत बड़ी है, अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही नहीं है। आप ये डिसीजन केवल उसकी प्राइस को देख के लोगे। तो ये जो हम डिसीजन किसी प्राइस को देख के किसी कौन सा स्टॉक सस्ता है या फिर कौन सा स्टॉक महंगा है, ये जो डिसीजन लेते हैं वो गलत है। क्योंकि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा स्टॉक महंगा है, इसको अगर आपको सही से जज करना है तो आपको पहले उसके पी रेशो को समझना पड़ेगा। जो कि एक प्रो इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा पी रेशो पे ही स्टॉक को खरीदते हैं। वो हमेशा बात करते हैं कि मैंने इस पी पे इस स्टॉक को खरीदा है, ये मुझे सस्ते में मिला है, ना कि प्राइस पे। सेकंड जो पी रेशो का यूज़ होता है वो यूज़ होता है कि अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उस सेक्टर में जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं उस कंपनी को आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी कंपनी में मैं अगर पैसा डालूंगा तो कौन सी कंपनी मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, और ये जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी वो कंपनी को हम फाइंड आउट करेंगे पी रेशो से। थर्ड जो पी रेशो का यूज होता है वो होता है कि एक एग्जैक्ट एंट्री आपको पी रेशो से मिल जाती है। एक स्टॉक आपने सेलेक्ट किया, लेकिन उस स्टॉक में आपको कब एंट्री करना है, किस प्राइस पे उस स्टॉक को हमें खरीदना है ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा हो, वो भी हमें पी रेशो से पता चल जाता है। इसके साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पी रेशो क्या होता है, उसको कैसे जज करना चाहिए, हमें कम पी वाले शेयर्स खरीदना चाहिए या ज़्यादा पी वाले शेयर्स को खरीदना चाहिए, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। प्राइस टू अर्निंग रेशो को यानी कि पी रेशो को समझने के लिए पहले इस पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं यह हमें देखना पड़ेगा। तो पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस मतलब एक शेयर की प्राइस और अर्निंग यानी कि एक शेयर के पीछे होने वाली अर्निंग। तो इस पी रेशो को कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जो होता है पी रेशो इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस ऑफ वन शेयर टू द अर्निंग पर शेयर। करंट शेयर प्राइस यानी कि मार्केट में आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस स्टॉक की करंट मार्केट में जो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, जो प्राइस मार्केट में ट्रेड हो रही है वो प्राइस। और अर्निंग पर शेयर का मतलब यानी कि ईपीएस का मतलब होता है कि आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है तो उस शेयर के पीछे कंपनी एक साल में जितना प्रॉफिट कमाती है, जितना मुनाफा कमाती है, उस प्रॉफिट को, उस मुनाफे को ही अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये पी रेशो निकालने का हमने फॉर्मूला देखा, तो एक एग्जांपल लेते हैं और इससे हम और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए किसी XYZ नाम की कंपनी है जिसका ईपीएस है 20 रुपीज़ और उस कंपनी की शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़। तो करंट शेयर प्राइस जो उस कंपनी की चल रही है वो है 100 रुपीज़ और उस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितनी है 20 रुपीज़। यानी कि अगर उस कंपनी का एक शेयर आपने खरीद रखा है तो वो कंपनी हर साल उस एक शेयर के पीछे आपको कितने रुपए देगी, 20 रुपए देगी, क्योंकि उस कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना है 20 रुपीज़ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख के इसका अगर मैं पीई रेशो निकालना चाहता हूं तो ऊपर तो आएगा 100, क्योंकि मार्केट में जो शेयर की प्राइस चल रही है वो कितनी है 100 रुपीज़ है, और नीचे आएगा 20 क्योंकि अर्निंग पर शेयर जो है इसका क्या है 20 रुपीज़ है। तो इसका मुझे पीई रेशो मिल जाएगा 5। इसका मुझे पी रेशो कितना मिलेगा 5। तो इस पी रेशो को आपको कहीं पे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये हर ब्रोकरेज की वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे आपको दिखाई देगा, कैलकुलेट किया हुआ मिलेगा। हमें तो बस ये समझना है कि पी जो रेशो आता है या 5 आए 10 आए जितना भी आए उस रेशो का क्या मतलब होता है।
अगर यहाँ पे P5 आया है, P रेशो 5 आया है, तो इस 5 का क्या मतलब है और हमें इसका यूज कैसे करना है। अगर P10 आता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि P कितना आ चुका है, 5 रुपीज आ चुका है। तो सिंपली P रेशो जितना आता है उसका मतलब होता है अगर आप 5 रुपया 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो हर साल उस 5 रुपये के पीछे आपको 1 रुपीज एज अ प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर P रेशो 5 है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि हर 5 रुपये अगर आपने हर साल इन्वेस्ट किए, यानी कि 1 साल के लिए आपने 5 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उस 5 रुपये के पीछे आपको हर साल 1 रुपया मिलने वाला है। और अगर दूसरे तरीके से समझना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर किसी स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज है तो अगर आपने वो स्टॉक खरीद लिया, यानी कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, तो उस 100 रुपीज के पीछे हर साल आपको 20 रुपीज मिलने वाले हैं। यानी कि आप जितना पैसा कमाना चाहते हो इसका 5 टाइम्स पैसा आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर मैं 5 टाइम्स मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूं, जैसे मैं हर साल 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मुझे अभी 100 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि 5 टाइम्स पैसा मैं अभी दे रहा हूं, तभी जाके मुझे हर साल में 1 रुपया मिल रहा है। अगर किसी स्टॉक का P10 है तो इसका क्या मतलब होगा, फिर हर 10 रुपीज पे आपको हर साल में 1 रुपये का प्रॉफिट कंपनी बना के देगी। अगर किसी स्टॉक का P100 है तो आज जब आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे 1 साल के लिए, तो आपको उस स्टॉक से हर साल 1 रुपया 1 रुपया एज अ प्रॉफिट मिलने वाला है। तो अभी हमने P रेशो कैसे कैलकुलेट होते हैं इसको समझा। अब हमें कम P वाले शेयर खरीदना चाहिए या जिसका P रेशो ज़्यादा है वो शेयर खरीदने चाहिए, इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूँ और वो फ्लैट मैं रेंट पे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक फ्लैट ढूंढूंगा। तो मान लीजिए मैं एक सोसाइटी में गया, जिस सोसाइटी का नाम जो है ए सोसाइटी है, और इस ए सोसाइटी में मैं एक 1 BHK का फ्लैट लेना चाहता हूं। तो मुझे इस फ्लैट की प्राइस बताई गई 10 लाख रुपीस। अगर ए सोसाइटी में मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूं तो उस फ्लैट की प्राइस है 10 लाख रुपीस। तो अगर मैं सेम 1 BHK का फ्लैट किसी अदर सोसाइटी में, यानी कि बी सोसाइटी में ढूंढता हूं, तो मुझे इस सोसाइटी में इस फ्लैट की प्राइस मिल गई 12 लाख रुपीस। तो अब प्राइस को देख के मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे कौन सा फ्लैट खरीदना चाहिए, ए सोसाइटी में फ्लैट खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, 10 लाख रुपीज है। तो अब मैं इस फ्लैट को क्या करने वाला हूं, रेंट पे देने वाला हूं। तो मैंने आगे जाके इस फ्लैट को जब मैं रेंट पे दूंगा, मान लीजिए मैं इस फ्लैट को जब रेंट पे देता हूं, तो मुझे पता चला कि जब ए सोसाइटी में जो कि फ्लैट मुझे 10 लाख रुपए में मिल रहा था और बी सोसाइटी में 12 लाख रुपए मिल रहा था, तो ए सोसाइटी से जो मैं फ्लैट खरीदूंगा तब मुझे इस फ्लैट से आने वाला जो रेंट है वो 10,000 रुपीज है। 10,000 मुझे पर मंथ इस सोसाइटी में अगर मैं फ्लैट खरीदता हूं तो उस फ्लैट की प्राइस जो है, उस फ्लैट जो मैं रेंट पे देने वाला हूं, उससे मुझे 10,000 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। और अगर मैं बी सोसाइटी में 12 लाख इन्वेस्ट करता हूं तो इससे जो मुझे रेंट आने वाला है वो है 15,000 रुपीज। तो जनरली हम कभी भी प्राइस को देख के तर्क लगाते हैं कि हमको कौन सा फ्लैट खरीदना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ प्राइस को देखूं तो मुझे ए सोसाइटी में फ्लैट खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस क्या है, कम है। तो अगर मैं इसका एक पी रेशो निकाल देता हूं, दोनों का मिला के एक मैं पी रेशो निकालूंगा, तो हम जानते हैं पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट शेयर प्राइस, यानी कि करंट जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करंट शेयर प्राइस, मतलब जो स्टॉक हम खरीद रहे हैं उसकी प्राइस। तो यहाँ पे मैं फ्लैट खरीद रहा हूं तो मुझे फ्लैट की प्राइस कितनी देनी पड़ रही है ए सोसाइटी में, 10 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर होता है, तो यहाँ पे अर्निंग पर फ्लैट आ जाएगा, क्योंकि हम फ्लैट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मैं करंट शेयर प्राइस यानी करंट फ्लैट प्राइस और डिवाइडेड बाय इसकी अर्निंग पर शेयर जो है, तो अर्निंग पर फ्लैट है मेरी 10,000 रुपए। तो मैं इस 10 लाख को अगर 10,000 से डिवाइड करता हूं तो मुझे इसका पी मिल जाएगा 100। इसका पी मुझे कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिलेगा। ओके, तो अगर सेकेंड एग्जांपल में मेरी करंट शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, करंट फ्लैट प्राइस क्या है, मैं कितना इन्वेस्ट करना हूं, 12 लाख रुपीज, और उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है,
15,000 रुपीज़। तो अगर मैं इस 12 लाख को 15,000 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे इसका जो पी है वो मिल जाएगा 80 रुपीज़। तो मुझे 2 पी मिले। प्राइस को देख के मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे क्या करना चाहिए, सोसाइटी ए में फ्लैट लेना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस कम थी। तो अब पी रेशो मैंने निकाला दोनों का, तो यहाँ पे मुझे एक पी मिल रहा है 100 और एक पी मिल रहा है 80 रुपीज़। तो अब इसका क्या मतलब है, अभी हमने समझा किसी का पी 100 है तो इसका मतलब मैं 100 रुपये जब इन्वेस्ट करूँगा तो इससे हर साल में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और किसी का पी 80 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 80 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ तो हर साल मुझे कितना रुपए मिलने वाला है प्रॉफिट के तौर पे, 1 रुपया। तो आप इस एग्जाम्पल से ये क्लियर कर पा रहे हो कि आप 100 रुपीज़ दे के 1 रुपया कमाना चाहेंगे कि 80 रुपीज़ दे के 1 रुपया कमाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कोई भी हो तो एक 80 रुपये देकर क्या करना चाहेगा, 1 रुपया कमाना चाहेगा बजाय 100 रुपये देके। अगर मैं 80 रुपीज़ पे 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो मैं 100 रुपीज़ क्यों दूँ, ज़्यादा पैसा मैं क्यों दूँ। तो यही डिफरेंस होता है, हम प्राइस को देख के किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं और वो हमारी एंट्री गलत हो जाती है क्योंकि प्राइस हमें सही वैल्यूएशन नहीं बताता है। तो इसके लिए हमें पी कैलकुलेट करना पड़ता है और जिसका पी कम है वो हमारे लिए जनरली क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो 95 केसेस में आपको जिसका पी कम है उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें हाई पी होने के बावजूद भी आप अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक दिमाग में आपके एक चीज़ फिट कर दीजिए कि जिसका पी कम है उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अब पी कम है इसका मतलब कितना कम होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। कम पी मतलब कितना कम और ज़्यादा पी मतलब कितना ज़्यादा, इसको हम समझने वाले हैं। तो कौन सा शेयर सस्ता है और कौन सा शेयर महंगा है कैसे पता करें, तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक रूल्स है। हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी और वो उसको देख के हम पता कर सकते हैं कि इसका पी इससे नीचे है तो ये शेयर सस्ता है और अगर इसका पी इस वैल्यू से ऊपर है तो ये शेयर महंगा है। और वो चीज़ है इंडस्ट्रियल पी। आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक ऑटोमोबाइल कंपनी ले लेते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनी का जब हम पी देखेंगे, ऑटोमोबाइल कंपनी यानी इंडस्ट्री का जब हम पी चेक करेंगे तो मान लीजिए मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं पहले क्या करूंगा, इंडस्ट्री का पी देखूंगा। ये मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाने वाला हूं, बस कुछ देर में ही हम वेबसाइट पे चल के ये सब चीज़ें समझने वाले। तो मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं और यहाँ पे मुझे इंडस्ट्री का पी जो दिख रहा है वो है 10 रुपीज़ या 10 है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का पी कितना है, 10 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो कंपनी है ऑटोमोबाइल के अंदर ए कंपनी है, बी कंपनी है, डिफरेंट कंपनी है। तो अगर मैं इस ए कंपनी का पी चेक करता हूँ तो इसका पी है 8 रुपीज़। इसका पी कितना है, 8 रुपीज़। और सिमिलरली मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की ही दूसरी एक कंपनी जो कि बी है उसका पी चेक करता हूं तो उसका पी मुझे मिल जाता है 12 रुपीज़। तो पी रेशो का मतलब आप समझ चुके हैं, 10 रुपया लगा के मैं हर साल 1 रुपया कमाऊंगा, 8 रुपये लगा के मैं हर साल 1 रुपया कमाऊंगा। तो आप सोचिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो पी है वो पी कितना है, 10 रुपीज़ है। अगर एवरेज पी 10 रुपीज़ है तो अगर उसके ऊपर के पी को मैं खरीदता हूं यानी कि 10 रुपये दे के मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1 रुपया कमा सकता हूं, तो अगर मैं उस सेक्टर में 12 रुपये लगा के 1 रुपया कमाना चाहूँ यानी कि एवरेज जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ थी और अब मैं 12 रुपये दे के 12 रुपये दे के 1 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, यानी कि एवरेज जो पी है उससे ये पी क्या है, ज़्यादा है। तो अगर पीई एवरेज पी से इंडस्ट्रियल पीएस से ज़्यादा है, अगर पी इंडस्ट्रियल पी से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये शेयर क्या है, ओवर वैल्यूड है, महंगा है। अगर कोई भी स्टॉक के पीई उस इंडस्ट्री के पीई से ज़्यादा है तो वो शेयर क्या है, महंगा है, ओवर वैल्यूड है। ये सिंपल तरीका है। अगर कोई भी स्टॉक की पीई उस इंडस्ट्री के पीई से क्या है, कम है, जैसे कि यहाँ इंडस्ट्रियल पी 10 है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल पी
8 है, तो इसका पी मुझे कम मिल रहा है। जब इंडस्ट्री बोल रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप एंट्री करना चाहते हो तो आपको 10 रुपये पे हर साल 1 रुपया ऑन एन एवरेज प्रॉफिट मिलने वाला है, तो यहाँ पे मुझे 8 रुपये पे ही 1 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरे लिए बेटर कंपनी कौन सी होगी? ए कंपनी होगी, क्योंकि इसका स्टॉक मुझे क्या हो रहा है? सस्ते में मिल रहा है। और ये जो 12 रुपीज़ पी पे मैं खरीदूंगा तो इस स्टॉक को हम कहेंगे ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो एक जनरल एग्जांपल है, जैसे हम सब्जी मार्केट में जाते हैं और हमें पता होता है कि कॉमन जो आलू है तो उसका रेट मान लीजिए 50 केजी हर जगह पे 50 रुपये पर केजी हमें हर जगह पे मिल जाते हैं। तो आप किसी मार्केट में जाते हो और वहाँ पे आलू आपको 60 रुपये केजी अगर मिलते हैं तो आप कहते हैं कि ये क्या है? महंगा है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एवरेज वैल्यू है, आप जानते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू इतनी होनी चाहिए, 50 रुपये पे हर जगह पे मिलता है, ये तो मुझे 60 रुपये में मिल रहा है तो ये महंगा है, अगर 40 रुपये में मिल रहा है तो सस्ता है। सेम वैसे ही अगर इंडस्ट्रियल पी को देखेंगे, इंडस्ट्रियल पी के ऊपर अगर कोई स्टॉक का पी है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और इंडस्ट्रियल पी के नीचे कोई स्टॉक है तो वो स्टॉक आपके लिए अंडर वैल्यूड है। अब इसी चीज को हम स्क्रीनर पे जाके समझते हैं कि आपको कैसे इसका पी चेक करना है। स्क्रीनर इन डॉट पे सिंपली यहाँ पे सर्च फॉर कंपनी है, यहाँ पे कोई भी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल ऑटोमोबाइल कंपनी का लिया था। तो मैं सिंपली यहाँ पे टाटा मोटर्स डाल देता हूँ। अगर मैं टाटा मोटर्स यहाँ पे डाल देता हूँ तो टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक फाइनेंशियल डाटा मेरे सामने खुल जाएगा। तो अब इस डाटा में मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे स्टॉक पी मिल रहा है 443, यानी कि इस कंपनी का जो करंट पी है वो कितना चल रहा है? 443 चल रहा है। और अगर मैं इस कंपनी का इंडस्ट्रियल पी चेक करना चाहता हूं तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल पी भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल पी मैं चेक करता हूं तो वो कितना है? एवरेज पी कितना है? 38 रुपीज, 38 है। यानी कि इंडस्ट्रियल पी कहता है कि अगर आपको ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट करना है तो आपको 38 रुपया जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल आपका 1 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं स्पेशली टाटा मोटर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि स्टॉक का पी कितना है? 443 है, यानी कि ये इस एवरेज पी से काफ़ी ऊपर है। तो ये स्टॉक हमारे लिए क्या हो जाएगा? ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो कभी कभी हम ओवर वैल्यूड स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। तो आइए आप मैं यहाँ पे आपको पीयर्स में लेके चलता हूँ और ऑटोमोबाइल की सभी कंपनी का आपको पी चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे मैं जब पीयर्स में आता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा जो पीई है वो क्या है? यहाँ पे 442 है, यहाँ पे 25 है, जबकि इंडस्ट्रियल पी अगर मैं इस अशोक लेलैंड कंपनी की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल पी कितना है हमारा? 38 है, यानी कि 38 रुपया जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन अशोक लेलैंड कहता है, अशोक लेलैंड का पी कितना है? 25 रुपीज़ है। अशोक लेलैंड का पी कितना है? 25 रुपीज़ है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 25 रुपीज़ आप अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट करते हो तो हर साल आपका 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो एवरेज जो पी चल रहा है इंडस्ट्री का वो 38 का है, और अगर मुझे कोई स्टॉक कोई पी उस एवरेज पी से कम प्राइस में मिल रहा है, जैसे कि अशोक लेलैंड मुझे यहाँ पे 25 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो ये स्टॉक मेरे लिए क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। और ये जो टाटा मोटर्स है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो हम केवल एक पैरामीटर को यहाँ पे डिस्कस कर ले, पी रेशो को डिस्कस कर रहे, तो यहाँ पे मुझे देख के अशोक लेलैंड में एंट्री करनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एसएमएल महिंद्रा है, इसका भी जो पी है वो इसके कम है, या इसका अगर मैं देखता हूँ अतुल मोटर्स का तो इसका पी करीब करीब इंडस्ट्रियल पीए के पास है। तो पी रेशो को हम देख के हमें सिर्फ क्या समझना है कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा स्टॉक महंगा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई देगा कि इंडस्ट्रियल पी से कोई पी कम है तो सस्ता है, और इंडस्ट्रियल पी से कोई स्टॉक का पी ज़्यादा है तो वो स्टॉक हमारे लिए महंगा हो जाएगा। हमने देखा कि हम सस्ते और महंगे स्टॉक को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी अगर हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया है तो उसको किस प्राइस पे खरीदना चाहिए? एक सस्ता स्टॉक तो हमने पी के बेसिस पे निकाल लिया है कि इंडस्ट्री का, लेकिन अब उस स्टॉक में एंट्री करने का सही टाइम आया है कि नहीं आया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोई स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है
मान लीजिए एक स्टॉक हमने सिलेक्ट किया, जैसे अभी हमने अशोक लेलैंड सिलेक्ट किया, जिसका क्या था, पी कितना था, 25 रुपीज़ था। उसका पी कितना था अशोक लेलैंड का, 25 रुपीज़ था, जबकि इंडस्ट्रियल पी 38 रुपीज़ चल रहा था। तो ओके, तो मैंने एक सस्ता स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि पी को देख के मुझे पता चला कि ये स्टॉक मेरे लिए सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। अब इस स्टॉक में इस 25 पी पे स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, तो क्या मुझे अभी इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए तुरंत या नहीं लेनी चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये तो हमने करंट ईयर का पी चेक किया, करंट ईयर का पी हमारे पास कितना है, 25 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले 3 या 5 साल का एवरेज पी आपको निकालना पड़ेगा। ये भी आपको ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ मिलेगा। तो आपको पिछले 3 या 5 इयर्स का एवरेज पी चेक करना पड़ेगा। अगर आपको पिछले 5 साल का एवरेज पी मान लीजिए 27 रुपीज़ आता है, अगर पिछले 5 साल का एवरेज पी 27 रुपीज़ आता है, यानी कि जो पी करंट चल रहा है उससे ज़्यादा आता है, तो ये स्टॉक में एंट्री लेने का सही टाइम है। क्योंकि ये स्टॉक पिछले 5 साल से एवरेज 27 रुपीज़ जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 रुपया आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, और अभी आपको ये केवल 25 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपये का आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो जब एवरेज पी से स्टॉक का करंट पी कम है तो आपको एंट्री तुरंत लेनी चाहिए। क्या, अगर एवरेज पी जो हम 5 साल का उस स्टॉक का एवरेज पी निकालेंगे, उस पी से अगर स्टॉक का करंट पी कम है तो हमें एंट्री तुरंत लेनी चाहिए। और स्टॉक का लास्ट 5 इयर्स का एवरेज जो है वो आता है 20। एवरेज जो आता है लास्ट 5 इयर्स का, अगर मैं पी का एवरेज निकालता हूं तो आता है 20। और अगर इस करंट पी की जो करंट स्टॉक की जो पी है वो कितना है, 25 रुपीज़ है। यानी कि एवरेज जो पी है उससे ये पी कैसा है, महंगा है, ज़्यादा है। तो हम कुछ टाइम वेट कर सकते हैं, जब ये 25 का पीई गिर के 20 रुपीज़ पे आएगा तब हम क्या कर सकते हैं, उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो एंट्री लेने का हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है, हम 5 साल का एवरेज पी निकालेंगे। अगर 5 साल का एवरेज पी से करंट पी कम है तो तुरंत एंट्री लेंगे। अगर 5 साल के एवरेज पी से करंट पी ज़्यादा है तो हम कुछ टाइम वेट करेंगे, और जब ये पी गिर के 20 रुपये पे आएगा या इसके आसपास आएगा तब हमें एंट्री मार्केट में या इस स्टॉक में लेनी चाहिए। तो अभी जो हमने ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया था उसमें चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अशोक लेलैंड की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 इयर्स का पी है 26 रुपीज़, और करंट पी जो है वो भी 26 रुपीज़ के आसपास है। तो ये स्टॉक में आप तुरंत एंट्री ले सकते हो, क्योंकि जो 5 साल का एवरेज पी है वो क्या है, 26 है, और उसी पी के आसपास आपको स्टॉक मिल रहा है, तो आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं तो इसका एवरेज पी कितना है, 27 है 5 इयर्स का, और करंट पी कितना है, 29 है। तो आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो। जब इसका पी 29 से गिर के 27 के पास आएगा तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। एक आपको एग्जैक्ट एंट्री उस स्टॉक में मिल जाएगी। तो पी कम कैसे होता है, तो पी कम होने के लिए सबसे ज़्यादा उसका जो शेयर का करंट प्राइस है वो उसके ऊपर पी डिपेंड होता है। तो हमने देखा कि पी रेशो का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस गिरेगी तो उसका पी क्या होगा, कम होगा। यानी कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आने पर उसका पी कम होगा, और उस पी के हिसाब से अगर इसका पी एवरेज 27 रुपीज़ के आसपास इस 29 का पी आ जाता है तो आपको उसमें डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि हमको हमेशा 95% केसेस में क्या करना है, कम पी वाले शेयर्स को ही खरीदना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा पी वाले शेयर्स को नहीं खरीद सकते, या ऐसा भी नहीं है कि जिसका पी ज़्यादा है उसमें लॉस नहीं हो सकता है। तो 5% केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ज़्यादातर आपको कम पी वाले स्टॉक चूज करना है क्योंकि वो आपके लिए सस्ते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्या हमें हाई पी वाले शेयर्स को कभी नहीं खरीदना चाहिए? तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। ज़्यादा कंफ्यूज आपको मैं नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी ये आपको फिनिश करूँगा क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका पी क्या है, हर साल बढ़ रहा है, और उसका पी बढ़ रहा है, फिर भी ये इसकी शेयर की प्राइस देखो हर साल 3 टाइम्स बढ़ रही है। तो मैं अगर इसको
इस साल में देखो तो मुझे कितने में मिल रहा है 15 रुपीज़ में। अगले साल में इसका 15 का पी क्या हो गया 25 हो गया। लेकिन 25 पे इसकी शेयर की प्राइस क्या है 1000 रुपीज़ है। तो अगर मैं इस पी को देखे ये कम पी है और इसका पी बहुत बढ़ गया तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा। तो आप यहाँ पे अगले साल देखेंगे इसका पी कितना होगा 40, लेकिन इस शेयर की प्राइस 1000 से कितनी हो गई 3 टाइम्स हो गई। तो यहाँ पे पी भी बढ़ रहा है, उसके साथ में शेयर की प्राइस भी बढ़ रही है। तो ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे स्टॉक आपके लिए बेनिफिट दे सकते हैं। तो जो अभी हमने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल देखा उसमें सेम सिचुएशन है, क्योंकि उसके शेयर की प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ रही है इसलिए उसका पी ज़्यादा बढ़ रहा है, पी हाई लेवल पे। तो हर एग्जाम्पल में एक आप चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे हायर पी का भी शेयर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन कब, जब उसका ईपीएस भी बढ़ रहा हो, उसका ईपीएस भी बढ़ रहा। तो अगले एग्जाम्पल में आपको क्लियर करूंगा कि ईपीएस घटता है और पी बढ़ता है तो क्या होता है। तो यहां पे देख लीजिए, क्या हमें हाई पी वाले शेयर्स को ही खरीदना चाहिए। अभी हमने देखा कि हाई पी वाले शेयर में हमारा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इस कॉलम को आप वहां पे देखोगे ईपीएस को देखोगे तो ईपीएस वहां बढ़ रहा था। अगर इसका मैं पी निकालता हूं तो यहाँ पे आप देखो इसका ईपीएस क्या हो रहा है घट रहा है, और साथ में इसका पी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और इसके शेयर की प्राइस भी घट रही है। तो पी निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, 200 रुपये से 200 शेयर प्राइस है, ईपीएस 20 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पी बढ़ने के बावजूद भी अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ पे पी बढ़ रहा है ये देख के खरीद लेता हूँ तो मुझे 195 में मिल रहा है, लेकिन अगले साल इस शेयर की प्राइस क्या हो जाती है 180 हो जाती है, क्योंकि इसका ईपीएस जो है घट रहा है। तो इस एग्जाम्पल से मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, और वो है अभी हमने देखा कि लो पी वाले शेयर्स खरीदना चाहिए। तो लो पी वाले, अब यहाँ पे देखिए इसका पी भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, साथ में इसका ईपीएस भी क्या हो रहा है कम हो रहा है, शेयर की प्राइस भी कम हो रही है, लेकिन पी इसका कम हो रहा है। तो मतलब 10 में मिल रहा था जो मुझे 9 रुपये में मिल रहा है, तो क्या ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा? तो नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसके शेयर की प्राइस क्या है 171 है, अगले साल वो क्या हो गई 144 हो गई। तो इसमें भी एक चीज़ आपको गौर करनी है और वो है ईपीएस। आपको पी रेशो के साथ साथ क्या देखना पड़ेगा, किसको कंबाइन करना पड़ेगा, ईपीएस को कंबाइन करना पड़ेगा। और जहां पे भी आपको ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे, जहां पे भी आपको ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे और पीई रेशो, ईपीएस अगर बढ़ता है तो थोड़ा पी रेशो बढ़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन ईपीएस घट रहा है और उसकी वजह से पी बढ़ रहा है तो ये डेफिनेटली आपका स्टॉक नहीं है, आपको इससे ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। तो हमारे लिए एक गुड स्टॉक क्या हो सकता है? अभी तो हमने पी देखा, लेकिन इस सब को मिला के हमें अगर एक गुड कंपनी सिलेक्ट करनी है तो हम क्या दे सकते हैं, पी कैसे देख सकते हैं और ईपीएस को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी क्या है हमारा घट रहा है, जो कि बिल्कुल बराबर है। मैंने कहा कि पी हमेशा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, पी कम होना चाहिए, तो उस स्टॉक को आप खरीद सकते हो। सेकंड, मैंने आपको और इसको एक कंपेयर करने के लिए बोला ईपीएस के साथ। तो यहाँ पे अगर इस एग्जांपल पे मैं देखूँ तो इसका ईपीएस क्या है, बढ़ रहा है, 20 से 40 हो गया, 40 से 80 हो गया। हालांकि इसकी शेयर की प्राइस क्या है, नहीं बढ़ रही है। तो ये स्टॉक आपके लिए एक मल्टीबैगर, यानी कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आपको कहीं ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक स्टॉक है, वो स्टॉक की प्राइस अभी 400 रुपीज़ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में ले रखी है। तो 400 है और इस स्टॉक की प्राइस, यहाँ पे मैंने इस स्टॉक को 20 रुपीज़ के पी पे खरीद रखा है। तो इस स्टॉक की प्राइस बढ़ गई और साल के एंड में आते आते एक साल में फिर वो स्टॉक 400 रुपये के पास आ गया। अब इस स्टॉक की जो प्राइस है वो प्राइस तो 400 ही है, 400 रुपये भी है क्योंकि स्टॉक बढ़ा था, लेकिन फिर उसी प्राइस पे आ चुका है किसी वजह से, या शेयर की प्राइस किसी भी रीजन से नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसका ईपीएस है, कंपनी का जो मुनाफा है वो कंपनी अपना मुनाफा बना रही है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, हमें पता चल रहा है ईपीएस से। यह हमें पता चल रहा है ईपीएस से, क्योंकि 400 रुपये जब
हम इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ पे मुझे 20 रुपया मिलता था, अब यहाँ पे मैं 400 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 40 रुपया मिल रहा है। यानी कि कंपनी तो प्रॉफिट बना रही है लेकिन शेयर की प्राइस किसी कारण से, किसी वजह से नहीं बढ़ रही है। तो अगले साल भी क्या हुआ, यहाँ पे भी अगर आप शेयर को खरीदोगे 10 के पी पे तो ये स्टॉक फिर बढ़ेगा और फिर नीचे आके अगर ये आपको यहाँ पे 400 रुपये के आसपास आ गया, यानी कि आपका पी कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो गया और कंपनी अपना ईपीएस कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। तो ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है लेकिन किसी वजह से उसकी शेयर की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है या फिर थोड़ी बढ़ती है और फिर वही लेवल पे आती है। हम जनरली कहते हैं ना, ये स्टॉक अभी 50 रुपये पे था, कुछ दिन पहले 50 रुपये पे था, ये 150 रुपये पे गया और फिर 50 रुपये पे आ गया, तो हमें अब ये 50 रुपये पे खरीदना चाहिए, ये हमें इस सपोर्ट पे खरीदना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस सपोर्ट पे आप खरीद रहे हो तो आपका जो पी है वो पी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंपनी तो मुनाफा कमाएगी, कंपनी का काम ही है, हर कंपनी प्रॉफिट में भी होती है, तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और शेयर की प्राइस आपको उसी प्राइस पे मिल रही है जो कुछ साल पहले थी, यानी कि कम प्राइस पे मिल रही है। तो यहाँ पे जब ये बात समझ में आएगी, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और उसकी शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ रही है, कम प्राइस में ये शेयर हमें मिल रहा है और कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, यानी कि पी उस कंपनी का कम है। तो ऐसे शेयर्स कुछ ही महीनों में डबल, ट्रिपल या 10 टाइम्स भी आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे कंपनी 1-2 महीने में ही अपना मुनाफा, अपने जो शेयर की प्राइस है वो डबल, ट्रिपल या 5 टाइम्स भी कर देती है। तो उसके पीछे का यही रीज़न होता है कि उस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा होता है, उसका पी कम होता जाता है लेकिन उसके शेयर की प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। यही रीजन से वो कंपनी 1 महीने, 2 महीने या फिर कुछ महीनों में अपने शेयर की प्राइस मल्टीपल बना देती है। अब नेक्स्ट, पी के साथ हमेशा क्या करना चाहिए, ईपीएस को देखना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि पीई के साथ हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ईपीएस को देखना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पी क्या हो रहा है, घट रहा है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, करंट शेयर प्राइस, ओके, करंट शेयर प्राइस टू द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगर किसी कंपनी का पीई ईपीएस की वजह से घट रहा है, इसका मतलब क्या है, ईपीएस बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ने की वजह से किसी कंपनी का पीई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो शेयर्स आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो हमें हमेशा पीई के साथ क्या देखना चाहिए, ईपीएस देखना चाहिए। अगर कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है और उस केस में कंपनी का पी थोड़ा बढ़ भी रहा है तो वो शेयर आप खरीद सकते हैं। लेकिन किसी कंपनी का ईपीएस घट रहा है और उसका पी चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो आपको ऐसे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि कंपनी ईपीएस घट रहा है मतलब कंपनी लॉस में चल रही है। तो